हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मानव शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 लास्ट यानी कि फाइनल पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये हमारा इस चैप्टर का फाइनल पार्ट है। ठीक, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेटा जो हमारे पास पहली रिएक्शन जो आती है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन जो आती है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा सर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? बेटा इसमें एक वर्ड है जो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कंबाइन। कॉम्बिनेशन मिलता जुलता वर्ड है कंबाइन। कंबाइन मतलब दो चीजों को जोड़कर इकट्ठा कर कर एक चीज का निर्माण करना कंबाइन कहलाता है। जैसे कई बार आपने स्कूल में देखा हो तो बोल देते हैं टीचर्स के क्लासेस को कंबाइन करके बिठा दो। कंबाइन मतलब दो क्लासेस है उन्हें जोड़कर एक ही जगह पे बिठा दो, यही होता है कंबाइन या कॉम्बिनेशन। तो वही कंडीशन है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, दो रिएक्टेंट हो सकते हैं जो किसी तीसरे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हो तो हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसको अगर वर्ड्स में हम रिप्रेजेंट करें तो बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर reactant combine together to form a single product। यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल दिया जाए तो एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो बोल सकते हैं जैसे कि H2 प्लस O2 H2 होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो C प्लस O2 CO2 होता है। N2 प्लस H2 NH3 होता है। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन का मतलब है यानी कि रिएक्टेंट जो होंगे वो दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, और सबको जोड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी जितने भी रिएक्टेंट है सबको जोड़ दो और एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए तो हम उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कंबाइन हो गई चीजें। ठीक है, तो ठीक, दूसरी को पढ़ते हैं। तो हमारे पास दूसरी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? दूसरी रिएक्शन आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब बात आ रही है डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकंपोजिशन का मतलब होता है बेटा टूटना। क्या मतलब होता है? टूटना। टूटने का मतलब क्या है यहाँ पर? टूटने का मतलब ये होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट is broken down into two or more products। कैसे? अच्छा, अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैं वहां पर क्या बोल रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट थे जुड़कर एक चीज बनवा रहे थे। यहां पर क्या होगा? यहां पर ये होगा कि एक ही चीज है वो टूटकर कई हिस्सों में बटेगी। ठीक, जैसे वहां रिएक्टेंट थे कई सारे तो यहाँ प्रोडक्ट कई सारे, रिएक्टेंट एक है, ये एक है और ये टूट जाएगा B प्लस C प्लस D। ठीक, यानी कि A है वो टूट जाएगा B प्लस C। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कोई एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसे बेटा अपोजिट भी कहते हैं। किसका अपोजिट? ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इस रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट कई सारे होते हैं और यहां पर प्रोडक्ट कई सारे हैं। आया समझ? अगर इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं तो एग्जांपल दे सकते हैं बेटा
H2O यानी कि वाटर आप जानते हो। अगर मैं पानी को तोड़ना चाहूं बेटा तो आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु अगर तोड़ा जाए तो वो H2 और O2 रिलीज करता है। किसकी प्रोसेस से, यानी किस तरीके से अलग किया जा सकता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी डालकर। क्या डालकर बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से पानी को तोड़ा जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग भागों में। तो यानी रिएक्टेंट एक है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हमें फॉर्म हो गए, तो यही कहलाती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। आया समझ। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेटा तीन टाइप होते हैं, ठीक। तो अब उन तीन टाइप के बारे में फटाफट से पढ़ते हैं, देखिए आगे। हाँ जी बच्चों, तो हमारे लिए अगला यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो पहला पार्ट है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, यानी टूटेगा कोई चीज टूटेगी, पर किसके द्वारा टूटेगी, थर्मल के द्वारा। और थर्मल आप जानते हो, आपने कई बार पढ़ा हो, थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट। यानी हीट का मतलब है गर्म कर कर हम किसी चीज को तोड़ेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी when a single reactant is broken down into two or more substances by heating। कहने का मतलब है when a single reactant is broken down into two or more product बाई हीटिंग। कहने का मतलब है किसी चीज को गर्म करके हम उसे दो या दो से अधिक भागों में तोड़ लेते हैं, उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आया समझ। डिकम्पोजिशन का पहला पार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के द्वारा हमने उसे डिकम्पोज किया। जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो आप जानते हो बेटा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो बेटा ये बना लेता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन बना लेता है और CO2 बनाकर रिलीज हो जाता है। ये रिएक्शन किसके द्वारा हो रही है, हीट के द्वारा। तो हमने इसलिए लिख दिया हीट, यानी हीट से यानी गर्म कर कर इसे तोड़ा जा रहा है, इसी को हम कहते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलो दूसरे तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, जो हमारे लिए अगला है वो है बेटा थर्मल यानी डिकम्पोजिशन का पहला पार्ट थर्मल डिकम्पोजिशन। वो दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो बोल सकते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी we broke reactant। रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट को हम तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी देकर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सेम पहले जैसे, रिएक्टेंट एक ही होगा, टूट जाएगा कई हिस्सों में, परंतु किसके द्वारा टूटेगा, इस बार इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा टूटेगा। जो मैं अभी एग्जांपल आपको दिया था, यानी H2 को हम ब्रोकन डाउन कर देते हैं किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, दो अलग अलग हिस्सों में। बेटा वैलेंस नहीं कर रहा हूं, वैलेंस मैंने आपको सिखा दिया, आप अपने आप करते रहना। ठीक है, तो जब आप इसमें करेंगे तो किसके द्वारा कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, यानी कि बिजली के द्वारा जब हम किसी वस्तु को तोड़ते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक, याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड पार्ट जो होता है बेटा, उसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, आप फोटो का मतलब आप जानते हो, नहीं जानते तो समझ लीजिए। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब सनलाइट। ठीक, जब हम सनलाइट के द्वारा किसी वस्तु को तोड़ते हैं दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो हम बोल देते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी बाय गिविंग सनलाइट वी ब्रोक reactant into
मैनी प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा सर, हमने क्या बोला कि रिएक्शन में हम सनलाइट को दे देंगे, यानी एक रिएक्टेंट होगा उसको हम क्या करेंगे सनलाइट में रखेंगे तो वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ठीक। अच्छा, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? अगर एग्जांपल की बात करें हम तो एग्जांपल जानते हो आप AgCl। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। अब जब सिल्वर क्लोराइड को आप बेटा सनलाइट में रखते हो, धूप में रखते हो, जब सनलाइट में AgCl को आप रखते हो तो ये टूट जाता है बेटा Ag+Cl2। ठीक, यानी क्लोरीन अलग हो जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। ठीक, इसीलिए इस चैप्टर का ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई AgCl इज केप्ट इन डार्क कलर बोतल। AgCl को आप डार्क कलर बोतल में क्यों केप्ट करते हो? वो इसलिए आप केप्ट करते हो क्योंकि सर अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो होगा क्या, वो सनलाइट से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करने के बाद Ag अलग और Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अगली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप जानते हो, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जगह को रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना, उसकी जगह को हटाना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक बेंच पर आप दो लोग बैठे हुए हो। ठीक, आप बैठे हुए हो और आपका एक साथी उस बेंच पर बैठा हुआ है। कुछ टाइम क्या होता है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि बेटा मैं एक नए बच्चे को लाया हूं, आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं नए बच्चे को। और वो बोलते हैं बेटा, यानी कि एक यहाँ पर गोलू बैठा है और एक मोलू बैठा है। ठीक है, एक गोलू है एक मोलू है, और जो ये जिसे लेके आए हैं वो राम है। अब इन्होंने बोला गोलू से कि बेटा गोलू अपने पास आज आप राम को बिठा लो, राम नया बच्चा है। तो गोलू ने क्या बोला, ठीक है सर, यानी राम को उसने अपने पास बिठा लिया, मोलू ने जगह छोड़ दी, मोलू अलग चला गया। ठीक है, क्या हुआ, गोलू मोलू साथ बैठते थे, परंतु जब राम आया तो गोलू अपने साथ राम को बिठा लिया, मोलू को छोड़ दिया। अच्छा, गोलू ने ऐसा किया क्यों? गोलू ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहां पर उसके साथ कौन आए थे? प्रिंसिपल सर। ठीक, कौन आए थे? प्रिंसिपल सर। अब प्रिंसिपल सर की यानी बोल सकते हैं प्रिंसिपल सर कौन है बेटा? हाई है, हाईली रिएक्टिव है, यानी बोला जाए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उनकी बात आप टाल नहीं सकते। वही कंडीशन है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा होता क्या है, बोले तो डेफिनेशन में होता है व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace low reactive element, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो हटा देता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें तो बेटा अगर आप सोच के देखो तो ऐसा हो रहा है, जोड़ तो जबरदस्ती सी हो रही है ना इसमें, कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, लो रिएक्टिव को हटा देगा, यानी जिसकी लाठी है उसकी भैंस होती है ना समाज में, वही साहब है यहाँ पर। जिसके पास लाठी है यानी कि जिसके पास ताकतवर है, यानी कि जो ताकतवर है वो यानी कि कमजोर को हटा देगा अपनी जगह से, यानी कि उसकी जगह से। ठीक। अच्छा सर, हमको पता कैसे चलेगा बेटा कि ताकतवर कौन है, कमजोर कौन है? अच्छा, तो आपको ना बेटा थर्ड चैप्टर में, यानी केमिस्ट्री का आप 10th क्लास में थर्ड चैप्टर पढ़ोगे, मेटल एंड नॉन मेटल। उस मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रही है ये वाली। इस रिएक्टिविटी सीरीज से आप पता लगा सकते हो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और लो रिएक्टिव एलिमेंट कौन है। इसमें बेटा टॉप टू बॉटम ऐसे निशान बना होता है, ऊपर लिखा होता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट और नीचे लिखा होता है लो रिएक्टिव। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हो तो आप बोल सकते हो हाई टू लो की तरफ आप आते हो, इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। यानी कि पहला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, ऐसे करते हुए ये सीरीज कंप्लीट होती है। ठीक। अच्छा, अगर इस चीज से हमें एक दिमाग में क्वेश्चन बनता है, उस सिलेबस का नहीं है पर दिमाग में आता है तो बता देता हूं। जैसे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट सर पोटेशियम है, तो क्या इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट है उन सब में पोटेशियम ही सबसे हाई रिएक्टिव है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इससे भी रिएक्टिव बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम। ठीक, ये भी इससे बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, परंतु
होता क्या, उन्हें सर हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा बेटा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे सिलेबस में होते नहीं है, इसलिए हम उन्हें पढ़ते नहीं है। ठीक है, जितना हमारे सिलेबस में आता है, यानी कि पोटेशियम से यूज किए जाते हैं, जनरल डेली लाइफ में भी यूज होते हैं या जनरल यूज होते हैं, इसलिए इनको पोटेशियम से हम रिएक्टिविटी सीरीज में रख लेते हैं। ठीक है, आया समझ। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं CuSO4 बेटा कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं Fe के साथ, तो ये बना लेता है FeSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यानी CuSO4 यानी जो कॉपर था वो SO4 यानी सल्फेट के साथ मिला हुआ था, परंतु जब उसे Fe आया उसके पास, तो Fe ने बोला कि अब आप इसको Cu मतलब SO4 को छोड़ दो, SO4 के साथ मैं जाऊंगा, Cu को उसने अलग कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो था ताकतवर। ताकतवर कैसे, देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में Cu नीचे है, Fe ऊपर है, तो जो ऊपर होता है वो ताकतवर है, तो Fe इसके पास आया तो Fe बोला कि मैं ताकतवर हूं, और उसने SO4 को उससे छुड़ा लिया। ठीक है, ये हो गई यहां पर रिएक्शन। अच्छा, मैं अगर इसी की जगह पे ये बोल दूं कि FeSO4 प्लस Cu क्या होगा, तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि सर ये वाला दिख रहा है तो अपोजिट कर देंगे रिएक्शन को, यहां लिख देंगे CuSO4 प्लस Fe। परंतु बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव को नहीं हटा सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसकी जगह से, इसलिए आप यहां लिखोगे नो रिएक्शन, कि रिएक्शन हुई ही नहीं। आया समझ, रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को हटा नहीं पाएगा और रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। आ गया समझ। ठीक, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अगली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे बेटा हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब पढ़ रहे हैं सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या उसी की जैसी है, थोड़ी बहुत सिमिलर है? हाँ बेटा, उसी की तरह सिमिलर है। जैसे मान के चलो, मैं पहले समझा देता हूं, जैसे कि दो बच्चे हैं हमारे पास, एक कौन है, गोलू, और एक कौन है, मोलू। ठीक है, एक गोलू एक मोलू। अब गोलू अपने घर से लंच लाया यानी टिफिन लाया, अब मोलू अपने घर से टिफिन लाया। गोलू अपने घर से टिफिन लाया, मोलू अपने घर से टिफिन लाया। अब गोलू ने क्या बोला कि बेटा मोलू या दोस्त मोलू, अपना टिफिन मेरे को दे दो यार, मेरे को आज खाना है, मेरे को आपका टिफिन खाना है, मेरे को अपना टिफिन अच्छा नहीं लग रहा। तो मोलू बोला कि मैं भी अपना डेली डेली टिफिन खा के थक चुका हूं, तो आप मेरे को अपना दे दो, मैं आपको अपना टिफिन दे देता हूं। यानी दोनों ने अपना टिफिन एक्सचेंज कर लिया। यही होती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इसमें अपने एलिमेंट जो होंगे वो अपने आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस करेंगे, यानी दो अपने अलग अलग कंपाउंड होंगे, दो अपने अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जो अपने अपने एलिमेंट्स को, अपने अपने आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे। कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl। तो बेटा यहां कौन है, Ag, NO3 है और यहाँ NaCl है, तो Ag क्या करेगा, Na से बोलेगा अपना Cl आप मुझे दे दो, तो ये बना लेगा AgCl, और बेटा जो Na है वो NO3 के साथ अपना बना लेगा बॉन्ड NaNO3। आया समझ। यानी इसने NO3 को इसके साथ भेज दिया और इसने Cl को इसके साथ भेज दिया, यानी आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ। जैसे कि उन्होंने अपने अपने आयंस को आपस में शेयर कर ली, शेयर नहीं बोल सकते एक्सचेंज कर लिया। इसने अपना वाला ऐसे दे दिया और उसने अपना वाला ऐसे दे दिया। इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन, और इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ और दोनों ने आपस में किया, इसलिए हम बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई समझ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो टाइप की रिएक्शन है। कौन कौन सी, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। यानी एक पढ़ेंगे हम बेटा ऑक्सीडेशन और एक पढ़ेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। इसमें वर्ड आ रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में बेटा होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन ऐड करी जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। कहां पर ऐड होगी बेटा? रिएक्टेंट में ऐड होगी। रिएक्टेंट में हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या तो बोले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और सरल भाषा में बोले तो आप बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के लिए परफेक्ट बैठती हैं। अच्छा, वहीं हम रिडक्शन की बात करें तो देखो इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहां ऑक्सीजन हट जाएगी, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आया समझ? वहीं यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां होगा बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ? ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनके अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं बेटा, आप जानते हो Cu प्लस O2, इसको मैंने O2 के साथ रिएक्ट कराया तो ये बेटा कॉपर ऑक्साइड बना लिया इसने CuO। अब ऑक्सीजन जुड़ गई तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो मैं बोल सकता हूं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बताइए, बोल सकता हूं कि नहीं? वहीं मैं अगर रिडक्शन की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं H2 हाइड्रोजन को जब मैं ऐड करूं किसके साथ? सल्फर के साथ, तो यहां मैं बना लूंगा, क्या बना लूंगा बेटा? जब सल्फर के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब H2S बन गया तो इसमें कौन और जुड़ रही है? प्लस हो रहा है, यानी कि एडिशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। आसान है? आया समझ? केवल ये डेफिनेशंस आपको देखनी है, इनको देख के आपको जो रिएक्टेंट में दिखेगा वही रिएक्शन को कहलाएगी। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अगली रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है वो रिएक्शन है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें दो नाम ऐड हो रखे हैं, एक है बेटा रिड और एक है ऑक्स। अच्छा सर, रिड का मतलब क्या होता है बेटा? रिड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। अगर किसी रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस करें उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं PbO प्लस C। PbO प्लस C, तो बेटा जब PbO प्लस C बनता है तो यहां जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है Pb प्लस CO2। ठीक है। अच्छा सर, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां हो रहे हैं? देखो यहां पर ऑक्सीजन ऐड है और यहां जो बन रहा है वो PbO है जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड है, परंतु जब यहां आए तो केवल Pb रह गया, O इससे गायब हो गया यानी रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है कि नहीं? अभी बताया था 2 मिनट पहले। अब वही बात करूं सर इस कार्बन की, तो बेटा इस कार्बन के साथ यहां ऑक्सीजन जुड़ गया और जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आ गया समझ? ये हो रहा है यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आया समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी डेली की लाइफ में। बेटा 2 तरीके का ऑक्सीडेशन होता है। पहला जो होता है वो होता है कोरोजन। कोरोजन कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में कहें तो बोल सकते हैं हम जंग लगना। आपने सुना हो लोहे पे जंग लग जाती है या किसी भी चीज पे जंग लग जाती है, हम बोल देते हैं जंग लग गई। तो बेटा जब किसी मेटल पर जंग लगे तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, कहने का मतलब है जब किसी मेटल के ऊपर जंग लगेगी तो हम उसे बोलेंगे क्या? कोरोजन। आ गया समझ? यानी कि when a metal is attacked by any acid or moisture, यानी कोई मेटल जब किसी
एसिड या किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बेटा, एयर और वाटर, एयर प्लस वाटर दोनों के कांटेक्ट में जो आता है, यानी मॉइस्चर उसे कहते हैं, एयर प्लस वाटर के कांटेक्ट, यानी एयर और वाटर जाओगी उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। यानी जब किसी मेटल को जब वो रिएक्ट करता है किसी एसिड या मॉइस्चर के साथ तो उस पर कोरोजन लग जाती है, उसी को हम कह देते हैं कि कोरोजन लग गई है, और इसी को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन यानी कोरोजन होगी कब, याद रखना उस मेटल के ऊपर जब ऑक्सीजन आकर जुड़ेगी, ऑक्साइड बनाएगी, यानी ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, अब ऑक्सीजन आकर जुड़ गई तो क्या हो गया, ऑक्साइड बना लिया। अब जब बेटा उसने ऑक्साइड बना लिया तो उस ऑक्साइड से हमें उसे बचाने के लिए, यानी कि उसके ऊपर हम कई सारे प्रयोग करते हैं उसे बचाने के लिए, आया समझ, यानी ऑक्सीडेशन से बचने के लिए हम कई सारी चीजों का प्रयोग करते हैं ताकि हम ऑक्सीडेशन से बच सके। जैसे कि पहला हमारा है, हम जो करते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, अच्छा सर गैल्वेनाइजेशन होता क्या है बेटा, ये गैल्वेनाइजेशन होता है बोले तो कोटिंग ऑफ जिंक यानी Zn ऑन आयरन Fe। कहने का मतलब है जिंक की जब हम कोटिंग करते हैं किसी आयरन की सरफेस के ऊपर तो हम उसे गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आयरन के ऊपर हम कोट कर रहे हैं, कोट का मतलब परत चढ़ा रहे हैं किसकी, आयरन की यानी कि Fe की, तो हम उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अच्छा सर एक बात बताओ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब आपने लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई तो जिंक भी तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, जिंक एक मेटल है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो जिंक ऑक्साइड बना लेगा, तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा तो भी दिक्कत है। हाँ बच्चों, जिंक ऑक्साइड तो वो बना लेगा, परंतु होता क्या है यार, जिंक मेटल ही क्यों लिया गया गैल्वेनाइजेशन में, होता यह है कि वो जब वो परत तो चढ़ा लेगा परंतु होता क्या है वो परत झड़ती नहीं है, यानी कि जिंक ऑक्साइड की जो परत है वो यानी कि झड़ती नहीं है। जैसे कि आपकी और मेटल पर जैसे लोहे पे जंग लगती है, ऑक्साइड बन जाता है तो लोहा आसानी से झड़ने लगता है, वैसे ही जो जिंक ऑक्साइड बनती है परंतु वो जिंक ऑक्साइड झड़ती नहीं है, इसलिए हम कोटिंग कर देते हैं जिंक की, आया समझ, क्योंकि वो झड़ेगी नहीं तो आयरन कांटेक्ट में आएगा नहीं, कोटिंग ऑफ जिंक। इसके अलावा दूसरा काम हम जो बेटा करते हैं वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी बेटा कोटिंग करते हैं, कोटिंग ऑफ एनी मेटल, किसी मेटल की कोटिंग कर देते हैं किसी के ऊपर तो हम बोल देते हैं उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिंक की स्पेशली करेंगे तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे, या किसी और मेटल की कर देंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। इसके अलावा जो थर्ड चीज है वो हम कर देते हैं बेटा पेंटिंग। पेंटिंग आपने देखा हो अपने घरों पे दरवाजों पे आप पेंट कर देते हो जो लोहे की वस्तुएं होते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि उन पर जंग ना लगे, ऑक्साइड ना बने, इसलिए आप उन्हें पेंटिंग करते हो, तो ताकि जब आप ऊपर पेंट करते हो तो लेयर बन जाती है, लेयर बन जाती है तो वो लेयर कांटेक्ट में आती है ऑक्सीजन के, ना कि वो यानी कि जो मेटल आपने लगाया वो कांटेक्ट में नहीं आता। आ गया समझ, ये क्या है, इससे बचाने के लिए ये हम उपाय कर सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए हम इन चीजों का उपाय कर सकते हैं। आ गया समझ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, जो हम अगला पढ़ने वाले हैं वो है बेटा रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, हिंदी में बोलूं तो मैं फल अथवा सब्जियों का सड़ना, ठीक है, फल या सब्जियों का सड़ना क्या कहलाता है बेटा, रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक है, फल या कोई सब्जी सड़ेगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अच्छा, रेंसिडिटी कब होती है, when any fat अथवा ऑयल containing substance contact with oxygen। कहने का मतलब ऑयल या फैट कंटेनिंग सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्साइड बना लेता है, उसी से खाना या फल या सब्जियां सड़ जाते हैं। आपने घर पे देखा हो फल सब्जियां सड़ जाते हैं कई बार, क्यों सड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जा जाते हैं और ऑक्साइड बन जाती है, यानी वो फल सब्जी ऑक्साइड बना लेते हैं और होता क्या है, वो खराब हो जाते हैं। अच्छा, आप जानते हो बेटा रेंसिडिटी में खराब हो रहे हैं तो आप इसके एडवांटेज जानना चाहोगे, यानी कि सर उसे सही कैसे कर सकते हैं हम। कहने का मतलब है सही तो यानी फल सब्जियों को सड़ गए उन्हें तो सही नहीं कर सकते, परंतु बचाव तो कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन
प्रिवेंशन यानी बचा कैसे सकते हैं बेटा? प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं किसको? एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि जैसे वायरस होता है, वायरस को हम मारने के लिए क्या यूज करते हो? एंटीवायरस। वैसे ही यानी कि जो ऑक्सीडेंट है यानी ऑक्सीजन जिनसे कांटेक्ट में आ रही है यानी ऑक्सीडेंट जो होते हैं उनको हम हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है बेटा? एंटीऑक्सीडेंट में जब अगर हम पहला पढ़े तो आप जानते हो जैसे चिप्स वगैरह है, आप खाते हो घर पे चिप्स, तो उन चिप्स में गैस भरी हुई आती है। हाँ मानता हूं अभी वो गैस नहीं आती है, कहने का मतलब है चिप्स कम आते हैं, गैस ज्यादा आती है, परंतु जो भी है गैस आती है ना उसमें, तो वो जो गैस भरी होती है कि कौन सी गैस होती है बेटा? वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होने के कारण उसमें नाइट्रोजन भरी क्यों जाती है? ऐसा होता है उसमें नाइट्रोजन हम भर देते तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जगह ले पाती, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन है। जब नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन जगह नहीं ले पाती, और होता क्या है, जब वो ऑक्सीजन जगह नहीं लेगी तो ऑक्साइड बनाएगी नहीं, इसीलिए हम उसमें भर देते हैं नाइट्रोजन। क्लियर है? तो नाइट्रोजन कैसा बिहेव करती है? एक एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। उसके अलावा यानी कि क्रिएट वैक्यूम। वैक्यूम ये तरीका हो सकता है, यानी कि उस जगह हवा ही ना जाने दें। जब हवा ही नहीं जाएगी तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीडेंट होंगे नहीं, यानी ऑक्सीजन होगी नहीं तो और ऑक्साइड बनेंगे नहीं। इसके अलावा थर्ड पार्ट, यानी कि थर्ड बोल सकते हैं हम, क्या हो सकता है बेटा? एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या? एयर टाइट कंटेनर का मतलब है ऐसे कंटेनर हमें रखने चाहिए जिनमें एयर टाइट हो, हवा जा ही ना पाए। जब उनके अंदर एंटर हवा करेगी नहीं, और जब हवा एंटर नहीं करेगी तो होगा क्या? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बनेगी नहीं। क्लियर है? इसके अलावा चौथा रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर से क्या होता है? आप घर पे जानते हो बेटा, खराब सब्जियां फल हो जाते तो आप 2 से 3 दिन चलाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? लंबे समय तक चला देता है, क्योंकि उन्हें ठंडा रखता है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ज्यादा लंबे समय तक नहीं, कुछ टाइम के लिए कर सकता है। ठीक, ये हो गए हमारे एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर है? यानी कि प्रिजर्वेटिव जो बचाते हैं हमारे खाने को। अच्छा बेटा, ये वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। इसके बाद अभी मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूं कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको आप फटाफट से करिए। बच्चों, इस चैप्टर के नोट्स लगभग खत्म हो चुके हैं। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस करने जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने, और करने के बाद कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताना है कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सर ये होंगे, यानी कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। दूसरा है व्हाई AgCl इज केप्ट इन डार्क कलर बोतल। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई Mg यानी मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। और अगला क्वेश्चन है कैन वी पुट CuSO4 इन आयरन कंटेनर, एक्सप्लेन। ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर भी बताने हैं इन सारे क्वेश्चंस के। क्लियर है? ठीक। अच्छा बच्चों, ये वीडियो यहीं पर होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहीं पर आगे ऐसी धमाकेदार और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में बेटा, आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो। होता क्या है, कमेंट करते हो आप तो मोटिवेशन मिलती है वीडियोस और बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहीं पे अलविदा होते हैं। जय हिंद।